फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज शर्मा एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो कि हम सभी को प्राप्त हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ऐसे राइट्स जो कि माने जाते हैं बहुत ही ज़रूरी किसी के सोशल स्टेटस और किसी की लाइफ की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, क्या है इनकी ज़रूरत और क्या महत्व है इनका किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से शामिल किए गए। दीज आर बोरोड फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर। जो यूएस के बिल ऑफ राइट्स थे उससे इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था। मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो मैग्ना कार्टा है वो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इसको बहुत ही ज़रूरी माना जाता है किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, किसी की लाइफ की डेवलपमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। और जो हमारा भारतीय संविधान है इसको 22 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और जो पार्ट 3 है उसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक शामिल है। एंड फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। अब आगे देखते हैं कि पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंजॉय सर्टेन राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री कंसर्न। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग राइट्स को इंजॉय करते हैं, विच आर प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री कंसर्न। जो इनकी रक्षा करता है वो करता है किसी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जो है किसी कंट्री का, वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देयर वायलेशन इवन बाय द स्टेट इज़ नॉट अलाउड बाय द कोर्ट्स। और जो कोर्ट्स है वो राज्यों को भी इसका उल्लंघन करने से मना करता है, मतलब उसकी अनुमति राज्यों को भी नहीं देता है कोर्ट्स इसका उल्लंघन करने की। इंडिया रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। और जो इंडिया है वो लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है। विच आर लिस्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल हैं अंडर द हेडिंग फंडामेंटल राइट्स। द राइट्स विच आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल हैं आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, वो कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स इंश्योर द फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। और ये जो अधिकार हैं ये इंश्योर करते हैं हर एक व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट को, हर किसी सिटीजन के फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं ये अधिकार। दीज राइट्स प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द सिटीजन। और ये जो अधिकार हैं ये किसी के गौरव को, किसी के स्टेटस की भी रक्षा करते हैं। दे इंक्लूड दोज बेसिक फ्रीडम्स एंड कंडीशंस विच अलोन कैन मेक लाइफ वर्थ लिविंग। और ये जो राइट्स हैं इनके अंदर ऐसी बेसिक फ्रीडम्स और ऐसी कुछ कंडीशंस शामिल हैं जो अपने आप में ही इनको काफ़ी बनाती हैं कि मतलब ये अकेले ही काफ़ी हैं किसी की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स जनरेट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंगेस्ट द माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। इन राइट्स के आने के बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। तो अब आता है आर्टिकल 12 जिसमें शामिल है स्टेट। क्या कहता है आर्टिकल 12? In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. इस आर्टिकल के अंदर जो स्टेट है उसमें शामिल किया गया है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, सभी स्टेट के लेजिस्लेचर को, और साथ ही साथ जो ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को भी शामिल किया गया है, जो कि काम करती हैं इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर या फिर कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये है स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। अब आता है कि 7 फंडामेंटल राइट्स वर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। However, the right to property was removed from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of the Constitution in the year 1976.
स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस टाइम पे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन बाद में जब 44th अमेंडमेंट आई 1976 के अंदर, तो उसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया, जिसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अभी बचे हैं, जिसमें से जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आता है सबसे पहला राइट, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, जो कि है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो क्या कहता है पहला राइट? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और कानून के सामने सभी एक समान है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल एक्सेस टू द कोर्ट्स, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल एक्सेस है कोर्ट्स में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स दैट इफ 2 persons belonging to 2 different communities commit the same crime, both of them will get the same punishment। अगर 2 कम्युनिटी के लोग एक जैसा कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उन्हें एक जैसी ही सज़ा दी जाएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। धर्म, जाति, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और किसी भी व्यक्ति को इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जा सकता। Neither shall anyone be denied the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, etc. maintained wholly or partially out of state fund। और किसी भी व्यक्ति को वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, जो कि मेंटेन किए जाते हैं होली या पार्शली स्टेट फंड के द्वारा। However, the state is empowered to make special provisions for women, children and for the uplift of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। और जो स्टेट है वो कुछ इस तरीके के कानून भी बना सकता है अलग से वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, या फिर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए अलग से भी कानून बना सकता है राज्य। द स्टेट कैन रिजर्व सीट्स फॉर दीज कैटेगरीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो स्टेट है वो इन सभी कैटेगरीज के लिए अलग से सीट्स भी बना सकता है, मतलब अलग से रिजर्व सीट को रिजर्व कर सकता है इन कैटेगरीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और जो फ़ी है उसमें भी इनको कंसेशन दे सकता है, और इनके लिए अलग से कुछ कोचिंग क्लासेस भी अरेंज कर सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स जो हैं उनमें सभी को समान अवसर दिया जाता है। Our Constitution guarantees equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to public services to all citizens। जो हमारा संविधान है वो सभी नागरिकों को, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या फिर जो रोजगार हैं, उनमें सभी इन सभी मामलों में सभी लोगों को समान अवसर की गारंटी देता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो पहले छुआछूत होती थी उसको भी ये जो राइट्स हैं वो ख़त्म करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो छुआछूत को भी ख़त्म करता है और इससे जुड़ी किसी भी प्रैक्टिस को भी ख़त्म करता है। एक्शन इन द बॉक्स आर कंसिडर्ड एज ऑफेंस व्हेन कमिट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। और अगर छुआछूत से रिलेटेड या इसके आधार पर कोई भी अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसको ऑफेंस माना गया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ओल्ड टाइटल्स नेशनल और फॉरेन विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस इन सोशल स्टेटस अमंगेस्ट द पीपल हैव बीन अबॉलिश्ड। जो सभी टाइटल्स हैं चाहे वो नेशनल हो या फॉरेन हो, जो कि एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस क्रिएट करते थे लोगों के बीच में, समाज के बीच में, समाज में लोगों के बीच, उन सभी को ये राइट्स जो है वो ख़त्म करते हैं पूरी तरीके से। दिस प्रोविज़न हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया था टू डू अवे with the titles like Rai Sahab, Rai Bahadur have been conferred by the British on a few Indians as a reward for their effective cooperation to the colonial regime। और पहले ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था कि जो कुछ लोग थे, कुछ इंडियंस थे, वो उनसे कुछ जो इंडियन से काम कराते थे और उनके काम से खुश होकर उनको एक टाइटल दे दिया करते थे, जैसे कि राय साहब या राय बहादुर। तो जो इस प्रोविज़न के आने के बाद
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये प्रोविज़न शामिल किया गया तो इन टाइटल्स को भी, जो ये राइट्स हैं, इस तरीके के टाइटल को भी ख़त्म करता है, क्योंकि इस तरह जो है समाज में आपस में भेदभाव फैलता था। अब आता है सेकंड राइट, जो कि है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी लोग बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, पूरी तरह से वो स्वतंत्र हैं लेकिन बिना हथियारों के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं एसोसिएशन और यूनियंस बनाने के। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस देश के अंदर कहीं भी आने जाने के लिए। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि वे अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस assure protection against arbitrary arrest and excessive punishment to any person who is alleged to have committed an offense। और ये जो राइट्स हैं ये रोकते हैं किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अरेस्ट करने से, मतलब किसी को भी मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एनी पर्सन हु इज़ alleged टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, और उसको एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती है। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ विच इज़ इन फोर्स वेयर द क्राइम when the crime was committed, और किसी भी व्यक्ति को जो उसने क्राइम किया है और उस क्राइम के अगेंस्ट में जो भी सज़ा का प्रावधान है उससे अलग सज़ा नहीं दी जा सकती है। उस क्राइम के अगेंस्ट में जो भी सज़ा का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ वही सज़ा उसको दी जा सकती है, उससे अलग कोई भी सज़ा उसको नहीं दी जा सकती है। एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ, और किसी भी एक्यूज्ड को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, और किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को उससे नहीं छीना जा सकता, सिवाय उस कंडीशन में अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है, वो भी एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसमें एक और राइट को शामिल किया गया है जो कि है राइट टू एजुकेशन, जो कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। जो स्टेट है वो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, जिस तरह से स्टेट जो है वो कानून के अंदर डिसाइड करेगा, मतलब यह डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एज पर द प्रोविजन नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड और बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को जब तक कि उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण ना बता दिया जाए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ही शी हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज हर चॉइस, और उसको पूरी तरीके से अधिकार है अपनी मर्जी के लॉयर के साथ कंसल्ट करने का और अपने आप को बचाए जाने का। इसमें नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एज वेल एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। द वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर लॉ। जो ये अधिकार है वो प्रोहिबिट करता है उस सभी तरीके के कामों को जो कि एक किसी को भी मतलब कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती देकर किसी से कुछ काम करवाया जाता था, या फिर किसी के ऊपर कुछ बर्डन डालना, किसी के ऊपर जोर डाल के काम करवाना, उन सभी को ये प्रोहिबिट करता है ये अधिकार। और अगर इनका वायलेशन किया जाता है तो वो पनिशेबल है अंडर लॉ, पनिशेबल ऑफेंस है अंडर लॉ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ गार्ड फॉर चिल्ड्रन, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी रक्षा करता है। इट बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस ऑक्यूपेशन। ये अधिकार
उन सभी एम्प्लॉयमेंट्स को बैन करते हैं, उन सभी बच्चों के एम्प्लॉयमेंट्स को बैन करते हैं जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं। फैक्ट्रीज़ में, माइंस में और हजार्डस ऑक्यूपेशन या फिर जो खतरनाक व्यवसाय हैं उन सभी में 14 साल से कम के बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है उन सभी को ये बैन करता है। इसमें नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, स्वतंत्र हैं वो, अंतरात्मा की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है, पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकते हैं या किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। उन्हें इस चीज़ की पूरी आज़ादी मिलती है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सभी को ये प्राप्त है। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, और सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए और उनको चलाने के लिए। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंध करने हेतु सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं सभी लोग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कानून के अनुसार उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी का उपयोग करने के लिए। इसमें आगे देखते हैं फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली एप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो इस पर्टिकुलर धर्म के लिए टैक्स को पे करे। अगर उसकी मर्जी है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है, अगर वो करना चाहता है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता अगर उसकी मर्जी नहीं है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर धार्मिक पूजाएं जो हैं, जो धार्मिक रिलीजियस वर्शिप हैं, उनमें शामिल होने का पूरी तरीके से सभी लोग स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें है नॉट सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी को भी मना नहीं किया जा सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से। किस आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या इनमें से किसी भी आधार पर मना नहीं किया जा सकता है। राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सभी माइनॉरिटीज़, चाहे वे रिलीजन के ऊपर बेस्ड हों या फिर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हों, सभी को पूरी तरीके से अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का, उनको चलाने का अपनी मर्जी के हिसाब से। और अब इसमें आता है सबसे आखिरी राइट, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्या कहता है राइट? Part 3 of our Constitution provides for legal remedies for the protection of these rights against their violation by the state or other institutions, individuals। जो पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान का पार्ट 3 है, वो लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है इन राइट्स के वायलेशन होने पर। अगर इनका वायलेशन किया जाता है स्टेट के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल द्वारा, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है इनकी रक्षा करने के लिए। इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। और जो सिटीजन्स हैं इनका वायलेशन होने पर वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं इन राइट्स का वायलेशन होने पर इनको दोबारा से इन्फोर्स कराने के लिए। The state is forbidden from making any law that may be in conflict with the fundamental rights। और जो स्टेट्स हैं उनको ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जो इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो सकता है। The Constitution empowers the Supreme Court and High Court to issue order
और रिट्स। और जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इनको दोबारा से इन्फोर्स करने के लिए ऑर्डर और रिट्स को इशू कर सकते हैं। तो अब सबसे आखिरी में देखते हैं कि क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट हैं? जी नहीं, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दीज राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, नेशनल डिफेंस, मोरालिटी एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी के केसेस में या फिर नेशनल डिफेंस, इंटरेस्ट ऑफ पीस या फिर मोरालिटी की कंडीशंस में भी इन राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी रिवोक होती है ये राइट्स ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक जो कि था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।